गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं देखेंगे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या घटनाएं। ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। हीरा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण चमकता प्रतीत होता है। ठीक है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? देखो सुनो, जो हीरा होता है उसका क्रांतिक कोण का मान, हीरे के क्रांतिक कोण का मान, ठीक है, हीरे के क्रांतिक कोण का मान जो होता है वो 24.41 डिग्री होता है। ठीक है, हीरे के क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? 24.41 डिग्री होता है। हीरा जो होता है ना, हीरे के फलकों को, हीरे के फलकों को इस प्रकार काटा जाता है। ठीक है, यानी कि हीरे को हम इस प्रकार काटते हैं, काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इस पर आपतित हो, जब भी प्रकाश इस पर आपतित हो तो आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो? अधिक हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो? अधिक हो, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हो जाती है? घटना हो जाती है और हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है, और हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो देखो जो हीरा होता है उसके क्रांतिक कोण का मान लगभग 24.41 डिग्री होता है। तो देखो मैंने कल आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण जो है वो दूसरे माध्यम में न जाकर उन्हें उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोल रहे थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल रहे थे। हीरे का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24.41 डिग्री होता है। तो जब भी इस पर हम क्या कराते हैं? प्रकाश आपतित कराते हैं। किस पर? हीरे पर, है ना? तो इस तरीके से होना चाहिए कि आपतन कोण का मान किससे ज्यादा हो? क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। और आपतन कोण का मान जब भी क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, जिसके कारण हीरा कैसा प्रतीत होता है? हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो हीरे का चमकना कौन सी घटना के कारण होता है? पूर्ण
आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। ठीक है, हीरे का चमकना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हम घटना पढ़ रहे हैं इसमें वो आती है हमारे पास मरीचिका। ठीक है, क्या आती है हमारे पास? मरीचिका आती है। कि मरीचिका क्या होती है। ठीक है, तो देखो मरीचिका को हम कैसे समझा सकते हैं। एक परिभाषा है सीधी सी, क्या कि गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में घूमने वाले व्यक्तियों को कुछ दूरी पर जलाशय होने का क्या होता है? भ्रम होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम मरीचिका कहते हैं, जो कि किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, मरीचिका क्या होती है कि अगर हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहाँ होता क्या है कि जो कोई व्यक्ति है, जैसे वो जा रहा है कहीं पर, तो उसको वहाँ पर कुछ दूरी पर जलाशय होने का भ्रम होता है। ऐसा लगता है कि आगे क्या है, रेगिस्तान में पानी है, लेकिन वहाँ पर जब वो जाता है तो वहाँ पर उसे पानी नहीं मिलता है, तो ये उसका भ्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। और ये जो मरीचिका हमें दिखाई देती है, ये किसके कारण दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? ध्यान से सुनना। मान लीजिए रेगिस्तान में कोई वृक्ष या झाड़ी है, ये ना, और ये हमारे पास क्या है? रेत है। क्या है ये? रेत है। क्या है ये? रेत है। ठीक है, अब होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में, ठीक है, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य है उससे क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, ऊष्मा आती है ना। सूर्य की ऊष्मा से रेत जो होती है, रेत क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, रेत क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। देखो प्रकाश आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ये जो रेत है ना, ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी सूर्य के कारण। रेगिस्तान में रेत जो होती है वो सूर्य के कारण क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अब क्योंकि रेत क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है ना, रेत क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ये जो रेत के ऊपर की वायु होती है ना, इसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने का मतलब होता है
एकांक आयतन में अणुओं की संख्या का कम हो जाना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे यह इसकी बात करें और एक इसकी बात करें तो किसका घनत्व ज्यादा है? इसका, क्योंकि एकांक आयतन में ज्यादा अणु है और इसमें एकांक आयतन में कितने अणु हैं? कम अणु हैं। यदि इस आयतन की बात करें, ये आयतन की कोई वस्तु है, इसमें कम अणु है, इसमें ज्यादा, तो इसका घनत्व क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका घनत्व क्या हो गया? कम। तो गर्मियों के दिनों में सूर्य की उष्मा से रेत क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण रेत की निकट की वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है और यह विरल माध्यम की तरह कार्य करती है। ठीक है, किसकी तरह काम करती है? विरल माध्यम की तरह कार्य करती है। तो ये देखो, ये कौन सा माध्यम हो गया हमारे पास? यहां नीचे विरल माध्यम। ठीक है, जबकि ऊपर की जो वायु होती है वो किसकी तरह काम करती है? सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। देखो, ये क्या है हमारे पास? वायु है। ठीक है, क्या है हमारे पास? वायु है। ये तो किसकी तरह काम करेगी? ऊपर वाली वायु सघन माध्यम की तरह, और नीचे वाली वायु किसकी तरह काम करेगी? विरल माध्यम की तरह कार्य। जबकि ऊपर की वायु सघन माध्यम की तरह क्या करती है? कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है? अब होगा क्या? ये सघन है, ये विरल है, ये वृक्ष है या झाड़ी है, इससे क्या आएगा? प्रकाश आएगा। सघन माध्यम में क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रही है। आ रही है? अब देखो, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। यहां कौन सी घटना हो जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी तो क्या होगी? जिस माध्यम में से आ रही है प्रकाश की किरण, उसी माध्यम में उसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। ये ऐसे चली जाती है झाड़ी से निकल के किरण। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, मान लो वो यहां है हमारे पास, यहां है कोई व्यक्ति। अब जब वो देखेगा ना, उसके पास जो ये किरणें जा रही है वो कहां से आती हुई? किरण बिल्कुल सीधी होती है, ये कहां से आती हुई नजर आएगी? यहां से। यानी कि हमारे पास ये वृक्ष उसको ऐसे दिखाई देगा। यहां से प्रकाश की किरण आ रही थी सघन से विरल में और ऐसे चली जाती है, और यहां से कोई व्यक्ति देखेगा, ये किरण कहां से आती नजर आएगी? नीचे से। तो ये वृक्ष का उसे क्या दिखाई देता है? एक तरीके से प्रतिबिंब दिखाई देता है। और प्रतिबिंब किस में दिखाई देता है? हमें पानी में दिखाई देता है। तो उसे किसका आभास होता है? जलाशय का आभास होता है। कौन सी घटना हो रही है यहाँ पर? वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो देखो, होता क्या है, किस तरह कार्य करता है? वृक्ष के ऊपरी सिरे से प्रकाश की किरणें सघन से कहां? विरल माध्यम में जाती है, लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण, तो इसमें ध्यान रखना, आपतन कोण का मान हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से।
हो जाने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हो जाती है, घटना हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हो जाती है, घटना हो जाती है, जिससे वृक्ष का क्या दिखाई देता है, हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे वृक्ष का जिससे वृक्ष का व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। और प्रतिबिंब किसमें बनता है, प्रतिबिंब जलाशय में बनता है, प्रतिबिंब जलाशय में बनता है। पानी में एक प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या प्रतीत होता है कि आगे पानी है ना, जलाशय में बनता है, अतः उसे जलाशय होने का अतः उसे जलाशय होने का क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक है, तो उसे क्या होता है, जलाशय होने का क्या होता है, भ्रम होता है। तो ये मरीचिका क्या है, एक तरीके का भ्रम है, जो कि किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद तीसरी घटना पढ़ते हैं हम इसी में, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही निर्भर करती है। और वो जो है हमारे पास, वो है क्या, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, क्या है, प्रकाशिक तंतु। ये क्या होता है, प्रकाशिक तंतु का उपयोग दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को अधिक दूरी तक संचरित करने में किया जाता है। प्रकाशिक तंतु जो होता है ना, उसका उपयोग दृश्य मतलब देखने वाले, जैसे टीवी में हमारे पास चित्र आते हैं ना, वो दृश्य होता है ना। दृश्य एवं श्रव्य मतलब सुनने वाले संकेतों को बहुत अधिक दूरी तक भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अधिक दूरी तक संचित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है और जो हम संकेत भेज रहे हैं वो शुद्ध रूप में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो प्रकाशिक तंतु होता है हम किसका बनाते हैं, क्वार्ट्ज का बनाते हैं। और ये किस पर आधारित होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से ही हमारे पास जो संकेत होता है, जैसे ध्वनि होती है ना, तो ध्वनि को हम बहुत अधिक दूरी तक भेज सकते हैं, लेकिन पहले ध्वनि का हमें क्या बनाना पड़ेगा, संकेत बनाना पड़ेगा प्रकाश का। ठीक है, देखो कैसे। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, पहली बात तो इसका उपयोग लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या उपयोग, कि इसका उपयोग दृश्य एवं श्रव्य, देखने वाले और सुनने वाले, दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को अधिक दूरी तक संचरित करने में किया जाता है। ठीक है, किसमें करते हैं, दृश्य एवं श्रव्य संकेतों को अधिक दूरी तक संचरित करने में किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है प्रकाशिक तंतु, ये है उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज पर आधारित है।
मतलब ये किसका बनाएंगे हम? क्वार्ट्ज का बनाएंगे क्या? प्रकाशिक तंतु। तो पहला तो श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को अधिक दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले क्वार्ट्ज पर आधारित है, क्वार्ट्ज का बनाएंगे ना। ये जो प्रकाशिक तंतु जो होता है हमारे पास, इसमें प्रकाशिक तंतु में दो सतह है, कोर व क्लेडिंग होती है। अब ये जो प्रकाशिक तंतु हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें दो लेयर होती है, सतह होती है ना, दो सतह होती है। एक तो क्या कोर, और दूसरी क्या हमारे पास क्लैडिंग होती है। और एक बात ध्यान रखना, क्या कि कोर का जो अपवर्तनांक है, कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से, क्लैडिंग के अपवर्तनांक से क्या होता है, इसमें अधिक होता है। ठीक है, कोर का जो अपवर्तनांक है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से इसमें हम क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। ठीक है, तो देखो इसका हम पहले चित्र देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये देखो इस तरीके की हम संरचना बना लेते हैं इसकी। ये जो है हमारे पास जो बेलनाकार आकृति है हमारे पास, ये जो हमारे पास बेलनाकार आकृति है, इस भाग को हम कह देते हैं ये क्या है, कोर है। और इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। देखो अपवर्तनांक हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन माध्यम, अपवर्तनांक कम यानी वो विरल माध्यम, है ना। ये तो होता है हमारे पास क्या, कोर, और इसका अपवर्तनांक क्या रखा जाता है, ज्यादा। इसी के ऊपर इस तरीके से बेलनाकार दूसरी सतह होती है। ठीक है, दूसरी सतह होती है, और ये जो सतह होती है ये क्या होती है, क्लेडिंग होती है। और इसका अपवर्तनांक हम कितना मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कोर का अपवर्तनांक है n1, वो हमेशा n2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो कोर होती है ना, ये कोर, ये किसकी तरह काम करेगी, ये सघन माध्यम की तरह काम करेगी। और ये किसकी तरह काम करेगी, एक तरीके से विरल माध्यम की तरह काम करेगी। अब मान लो कोई ध्वनि संकेत है और वो हमें बहुत अधिक दूरी तक भेजना है, तो हम इसमें भेजते हैं क्या, किसमें भेजते हैं हम, प्रकाश के रूप में, आपतित संकेत। किसमें भेजते हैं हम, कोर में भेजते हैं। और ये जो प्रकाश हमने आपतित कराया है ना, हमेशा ध्यान रखना आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब ये जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहेगी ना, तो ये नहीं जाएगी। अब बार बार इसमें कौन सी घटना होगी, पूर्ण आंतरिक, क्योंकि सघन माध्यम बाहर क्या है, विरल, विरल में नहीं जा रही, सघन माध्यम, सघन से विरल में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है, तो वो विरल माध्यम में न जाकर वापस से किस में आती है, सघन में। और इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, संकेतों को अधिक दूरी तक भेज देते हैं, और इसमें किसी भी तरीके की क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई संकेत उचित कोण पर, ठीक है, जब कोई संकेत उचित कोण पर प्रकाशिक तंतु में भेजा जाता है, प्रकाशिक तंतु में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो हम भेज रहे हैं यहाँ पर, किस में भेज रहे हैं, प्रकाशिक तंतु में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह संकेत बिना कोई हानि के, बिना कोई हानि के अधिक दूरी तक संचरित हो जाता है। ठीक है, तो बस इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी होती है हमें कि कोर का जो अपवर्तनांक होता है वो क्लैडिंग के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। अंदर वाला भाग कोर होता है, बाहर वाला भाग क्लैडिंग होता है। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, तो ये सघन हो गया, ये विरल हो गया। प्रकाश की किरण जब जाएगी तो सघन से विरल में जाती है। ठीक है, और आपतन कोण का मान विशेष कोण है, जब कौन सी घटना हो जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो ये ऐसे ही टकराती टकराती कहाँ निकल जाती है, बाहर। और हमारे पास संकेत जो होता है वो क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। तो ये किस पर आधारित घटना है हमारे पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या है, घटनाएं हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कि एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कि प्रकाश का वायु से, प्रकाश का वायु से, ठीक है, प्रकाश का वायु से 1.50 अपवर्तनांक, कितना, 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट, यानी कि प्रकाश जो है वो वायु से चलकर 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच की प्लेट में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि पहला माध्यम तो क्या है, वायु, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। वायु से किस में आ रही है, कांच में आ रही है। अपवर्तनांक का मान दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है 1.50। अब पहला माध्यम क्या है, वायु, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच। तो अपवर्तनांक जो होता है उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब किसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं हम। अपवर्तनांक की दे रखी है, कितनी आती है, 1.50 इज इक्वल टू, माध्यम एक कौन सा है, वायु। वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी मान लो, v मान लो। v की वैल्यू निकाल लो, 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे 2 0, 3 को
100 से गुना करें 300 इंटू 10 की घात 8 बटे कितना 150। कितनी बार कट गया ये 2 बार। तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो कितना होती है हमारे पास चाल कांच में 2 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आज के लिए इतना। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है।